आप सभी को नमस्कार। हेल्थ टॉक की अगली सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में। चूँकि कुष्ठ के संबंध में मैंने पहले ही एक संक्षिप्त वीडियो बनाया हुआ है। उस समय मेरे पास पीपीटी उपलब्ध नहीं था। चूँकि अभी मेरे पास पीपीटी उपलब्ध है, इसलिए कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम या कुष्ठ रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए एक विस्तृत वीडियो आज बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो अपने फील्ड लेवल में, अपने मैदानी लेवल में काम करते हैं और कुष्ठ से संबंधित कार्य करते हैं, उनको ये वीडियो या ये जानकारी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। कुष्ठ एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। इसको हमको दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस रोग का रोगी हमारे भारत देश में ही ना रहे। इसलिए इस रोग का खोज करके तुरंत उपचार करके इस रोग को दूर करना है। तो ये इस कार्य के लिए महात्मा गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा किया अपने जीवन अवधि में। तो उन्होंने कहा कि एक पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाना बड़े साहस का कार्य है, किंतु उससे अधिक साहस एवं धैर्य का कार्य एक कुष्ठ रोगी की सेवा शुश्रूषा देकर निरोग करना है। ये महात्मा गांधी ने कहा, क्योंकि कुष्ठ रोगी जो होता है, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो अपाहिज हो जाता है। तो उनका जो सेवा करना है वो बहुत ही मुश्किल काम उस समय होता था। तो इसलिए जो भी असहाय व्यक्तियों की सेवा करना, एक सहयोग करना एक सेवा भावना है। तो कुष्ठ रोग के बारे में हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। तो कुष्ठ रोग में यदि अक्षमता और विरूपता नहीं होती तो यह रोग कभी सामाजिक समस्या, अंधविश्वास और तिरस्कार से नहीं जुड़ता। सदियों पुराने इस रोग में प्रारंभिक अवस्था में जहां अज्ञानता एवं वैज्ञानिक जानकारी का अभाव में इसे अंधविश्वासों से जोड़ दिया गया, वहीं विरूपता ने इसे भय और तिरस्कार की श्रेणी में रखा गया। तो पहले लोग क्या मानते थे कि कुष्ठ रोग जो है एक पुराने जन्मों का कर्मों का फल है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो विकलांग या अपाहिज हो जाता था वो लोग समझते थे कि पुराने ज़माने में ये पाप किया है इसलिए इसको सज़ा मिला है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक दुनिया की ओर हम लोग बढ़ते गए, तब वैज्ञानिकों ने खोज किया कि कुष्ठ रोग पुराने पापों के या कर्मों का फल नहीं बल्कि एक जीवाणु से होने वाला गंभीर रोग है। ये किसी पाप से नहीं बल्कि जीवाणु से या संक्रमण के दौरान फैलता है। इसलिए इसको छिपाना नहीं है और उसका इलाज कराना है, ताकि लोगों जो कुष्ठ रोगी है उसका इलाज समय पर हो और समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ सकें। तो ये बीमारी का पता जो है 1873 में एक वैज्ञानिक है नॉर्वे के HR आर्मर हैंसन्स, इन्होंने इस बीमारी के बारे में या इस डिसीज के जीवाणु के बारे में सर्वप्रथम खोज किया था। इसलिए इस कुष्ठ रोग को हैंसन्स डिसीज भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि सामाजिक समस्या के अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यक्रम को निपटाने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये कुष्ठ रोग में यदि व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसका आँख है, उसका पैर है और उसका हाथ है पूरी तरह से विकलांग हो जाता है। तो अपने दैनिक जीवन दिनचर्या को उसको गुजारने में कठिनाई होती है। इसलिए समय रहते ऐसे रोगियों का पहचान करना है और हमें समय रहते उनका इलाज करके उनको स्वस्थ करना है। तो इसका संक्षिप्त इतिहास के बारे में भारत सरकार ने किस प्रकार से कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया और अभी तक क्या उपलब्धि है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतवर्ष में सन 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, देखिए ये देश, हमारे देश जब आज़ाद हुआ तब 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम अभियान चलाया। उससे पहले का आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित रहता था उसका क्या हालत होता रहा होगा। तो राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम NLCP, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में भारत सरकार ने चलाया। उसके बाद सन 1982 में इसे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन NLEP
कार्यक्रम का नाम दिया गया और अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये 1982 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया है और इसे प्रधानमंत्री ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे ये कुष्ठ रोग को अपने जो कार्यक्रम के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 1955 से 1982 के बीच 25 वर्षों में कुष्ठ रोग के उपचार के लिए केवल एक औषधि डेप्सोन ही प्रभावी रही है। उस समय केवल डेप्सोन ही देते थे, लेकिन अभी 2 और औषधि ऐड कर दिया गया है। उसका नाम है रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमिन। ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं कि कुष्ठ रोग के जीवाणु है। इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस जीवाणु का नाम आप लोग याद कर लीजिए, हो सके तो अपने साथ में एक पेन और डायरी लेकर बैठिए ताकि ये वीडियो का पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो इस कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ये जीवाणु है उस समय क्या है, डेप्सोन के प्रति प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, जैसे कोई जीवाणु है किसी दवाई के प्रति अपने आप को उस दवाई से लड़ने में अपने आप को सक्षम बनाता है, तो उसको प्रतिरोधक कहते हैं। तो उस समय ये जीवाणु भी डेप्सोन के प्रति प्रतिरोधक अपने आप में निर्माण किया था, इसलिए कुष्ठ रोग जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा था। तो कुष्ठ रोग का जीवाणु के हड्डी या प्रेसिस्टेंस होना अर्थात उपचार अवधि तक निष्क्रिय बने रहना, किंतु उपचार बंद करने के कुछ समय बाद पुनः सक्रिय हो जाता था ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये परेशानी उस समय आया। तो इन्हीं 2 जटिलताओं के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, जिसको पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अक्टूबर 1981 के जेनेवा में एक बैठक आयोजन किया तथा विशेषज्ञों द्वारा सभी प्रकार के कुष्ठ के लिए बहुऔषधि प्रणाली मल्टी ड्रग थेरेपी मतलब जैसे 2-3 औषधियों का समूह, इसको बोलते हैं MDT बहुऔषधि प्रणाली। और इसका जो इलाज के तरीका है कुष्ठ रोगी का MDT के माध्यम से या बहुऔषधि प्रणाली के माध्यम से इस कुष्ठ रोगी का इलाज किया जाता है। तो कुष्ठ रोग को हम दूर करें, इसके लिए हमको क्या क्या अपेक्षा है। तो कुष्ठ रोग के प्रारंभिक सामान्य व मुख्य चिन्ह लक्षण जानकर उन्हें पहचान करना है और ये हम सभी स्वास्थ्य कर्मी या मितानिनों के लिए या जो जितने भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कुष्ठ के प्रारंभिक और सामान्य लक्षण चिन्ह जानकर उन्हें पहचान करना है। तो कुष्ठ के चिन्ह लक्षण वाले व्यक्ति की जांच, निदान, उपचार को उपयुक्त कार्यवाही कर सकें। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कुष्ठ रोग के क्या लक्षण हैं और इसको कैसे दूर किया जा सके। क्षेत्र के कुष्ठ प्रभावितों के संबंध में व्यक्ति व्यवस्थित जानकारी रख सकें ताकि उसका उपयोग अक्षमता एवं विकृति से बचाव एवं कुष्ठ निवारण के लिए हो सके। अगला पॉइंट है कुष्ठ के संबंध में तथ्यपूर्ण तथा वैज्ञानिक जानकारी कुष्ठ प्रभावित को उसके प्रभाव उसके परिवार के सदस्यों को और समुदाय के अन्य लोगों को भी दे सकें। कुष्ठ रोग के बारे में बहुत लोगों को भ्रम है, अभी भी इतने आज़ादी की इतना 75 साल से अधिक हो गया फिर भी अभी तक छुआछूत को रोग समझते हैं कुष्ठ रोग को। तो हमें समाज को जगाना है कि कुष्ठ रोग जो है ये छुआछूत का रोग नहीं है, तो सभी व्यक्तियों को इसके बारे में बताना है। तो आज हम लोग ये बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कुष्ठ क्या है, कुष्ठ के क्या कारण है, कुष्ठ की संक्रामकता कितनी है, कुष्ठ के प्रारंभिक चिन्ह लक्षण क्या है, कुष्ठ के सुनिश्चित चिन्ह लक्षण क्या है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें अक्षमता विकृति क्या क्या होती है, इसका दूर करने के क्या उपाय है, इस कुष्ठ के उपचार में रोगियों को किस प्रकार से विभाजन किया गया है, कितने दिन का दवाई खिलाते हैं, इसमें क्या क्या परामर्श सेवाएं दिया जाता है और कार्यक्रम के लक्ष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन सभी और रिकॉर्ड संधारण ये सभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज आइए पॉइंट वार चर्चा करते हैं कि कुष्ठ क्या है। कुष्ठ जो है एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मतलब फैलने वाला, जो एक व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान फैले। और ये जो रोगाणु होते हैं, इस रोगाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग एक क्रॉनिक रोग है, मतलब गंभीर रोग है। व्यक्ति के शरीर में कुष्ठ के रोगाणुओं का संक्रमण होने व रोधक क्षमता के आधार पर सामान्यतः 2 से 5 वर्ष बाद रोग के चिन्ह लक्षण प्रकट करते हैं। इसी को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मैंने संक्षिप्त वीडियो में बनाया हुआ है, आप संक्षिप्त में वीडियो देखना चाहेंगे तो इसी मेरा
हेल्थ टॉक चैनल है, इसमें देख सकते हैं। तो ये 2 से 5 वर्ष ये इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, उद्भवन अवधि इसी को बोलते हैं हिंदी में। जब कोई जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद से लेकर लक्षण उत्पन्न होने तक के समय को जो है उद्भवन अवधि कहते हैं। तो कुष्ठ रोग का जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो लक्षण दिखने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। तो ये कुष्ठ के बारे में ये आपका परिभाषा हो गया। तो कुष्ठ होने व ना होने के क्या कारण हैं? तो कुष्ठ होने या ना होने के या बहुत सारे बीमारी होने या ना होने के सिर्फ 2 ही कारण है। जैसे हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर है, तो हमारे शरीर में एक कुदरती इम्यूनिटी पावर या प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता रहता है जो बाहरी जीवाणुओं या विषाणुओं से लड़ता है। तो हमारा जो शरीर है वो कुष्ठ रोग के प्रति भी लड़ता है और अपने आप को बचाता है। लेकिन जब किन्हीं कारणवश हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कुष्ठ रोग होता है। तो ये हो गया कि कुष्ठ होने या ना होने के कारण। तो ये कुष्ठ जब कभी हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर या प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है तभी हमारे शरीर में कुष्ठ रोग के जीवाणु अटैक कर सकते हैं। तो कुष्ठ की संक्रामकता कितनी है? तो ये बहुत ही कम संक्रामक बीमारी है। यद्यपि कुष्ठ संक्रामक रोग है किंतु यह सत्य है कि यह रोग अन्य सभी संक्रामक रोग से बहुत कम संक्रमण आदि है। इसको प्रजनन करने में ही लगभग 1 से 2 होने में 20 दिन का समय लग जाता है। तो ये बहुत ही कम समय में फैलता है और ये ठंडे स्थानों में रहने वाला ये जीवाणु है, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में। तो हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरगुजा, अंबिकापुर, रायगढ़ की तरफ ये केसेस ज़्यादा मिलते हैं और हमारे कांकेर ज़िले में ये केस थोड़ा कम मात्रा में है। फिर भी जितने भी हैं उनको सभी को हमको दूर करना है। जबकि समाज में इसकी संक्रामक का भय बहुत ज़्यादा बैठा हुआ, क्योंकि हमारे समाज के लोग इस बीमारी के बारे में कम जानते हैं और जो जानते भी हैं तो उन्हें छुआछूत के रूप में देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुष्ठ प्रभावित अंचलों में कुष्ठ रोगाणुओं का संक्रामक प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में हो चुका होता है, किंतु उनके शरीर की रोधक क्षमता के कारण ये रोगाणु मर जाते हैं व रोग के चिन्ह लक्षण उत्पन्न नहीं करते। मैं बता रहा था कि सभी व्यक्ति में अपना प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होता है, तो सभी व्यक्तियों में भी यदि कुष्ठ रोग के कुछ जीवाणु रहेंगे लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। जब किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर बहुत ही डाउन हो जाता है तभी ये लक्षण प्रकट करते हैं। तो इसके क्या क्या लक्षण प्रकट करते हैं आइए देखते हैं। कुष्ठ के प्रारंभिक चिन्ह लक्षण। तो कुष्ठ के जो प्रारंभिक चिन्ह लक्षण में है, शरीर के जो चमड़ी के रंग से फीका हल्का पीला या लाल या बदरंग सा दाग धब्बा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुष्ठ रोग के लक्षण है। इसको हमको ध्यान देना है कि शरीर के जो चमड़ी में हल्का पीला या लालिमा युक्त बदरंग दाग धब्बा जिसमें शून्यपन हो। दाग तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जन्म दाग होता है, कोई खुजली का दाग होता है, कहीं जलने का दाग होता है, कोई गिरे रहते हैं उनका दाग रहता है, चोट का दाग रहता है। तो ऐसे दाग को नहीं लेना है हमको। ऐसा दाग धब्बा जिसमें खुजली नहीं होता हो या शून्यपन ना हो, उसको टच करें या पेन से या किसी माध्यम से टच करें तो उसमें शून्यपन ना हो, तो ये दर्द ना हो, जलन ना हो, खुजली ना हो, तो ये कुष्ठ रोग को हम लोग संभावित मानते हैं। अगला है चमड़ी पर तेल या तांबा चमक हो और उस दाग में चमक हो, तो उसको भी हम कुष्ठ रोग के संभावित मान करके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में हम दिखा सकते हैं। चमड़ी पर खास तौर से चेहरे पर, भौहों के ऊपर, चेहरे पर ज़्यादातर ये दाग बनाता है, क्योंकि कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब फैलता है तो ये नाक के माध्यम से प्रवेश करता हुआ जाता है। तो चेहरे पर ही, भौं के ऊपर, ठोड़ी पर, कानों के किनारे पर दाग बनाता है। कान के किनारे पर इसलिए दाग बनाता है, मैं पहले ही बता रहा था कि कुष्ठ रोग के जो जीवाणु है ये ठंडे स्थानों में रहना पसंद करते हैं, और जो कान होता है मनुष्य के शरीर के बाहर में रहता है और वहाँ शरीर से थोड़ा सा ठंडा स्थान पड़ता है, इसलिए कानों के किनारों में गठाने बनाता है और ये सूजन, मोटापन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमको पहचान करना है। मैं आगे आपको चित्र भी दिखाऊंगा कि इसके जो लक्षण होते हैं किस प्रकार से दिखते हैं। अगला जो है मुख सतही तंत्रिकाओं में सूजन या मोटापन हो। सतही तंत्रिका अर्थात पेरिफेरल नर्व, तो हमारे जो शरीर में है पूरा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बिछा हुआ है, जैसे मस्तिष्क लेकर पूरा हाथ, पैर, आँख की तरफ जो तंत्रिकाएँ जाता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो ये
जो कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये जो होता है हमारे तंत्रिका को भोजन बनाते हैं या अटैक करते हैं, तो इसलिए तंत्रिका मोटापन हो जाता है और ये टटोलने में उसमें दर्द होता है, झुनझुनी सा होता है, झटका जैसा लगता है, तो ये हाथ पैर में झुनझुनी होती है। तो ऐसे यदि लक्षण हो तो हमें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने पारक मितानिन या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को हमको जानकारी देना है। तो कुष्ठ के मुख्य लक्षण क्या है, कार्डिनल साइन। तो ये कार्डिनल साइन मुख्यतः 3 ही हैं और इससे हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चमड़ी पर ऐसा दाग धब्बा या शरीर का कोई अंग जिसमें शून्यपन हो तथा छूने पर उसका एहसास ना होता हो, ये तो पहला लक्षण हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुख्य 3 लक्षण में शरीर के चमड़ी पर दाग धब्बा जिसको छूने पर टच करने पर एहसास ना होता हो, शून्यपन हो रहता हो, ऐसा हो गया ये। और अगला पॉइंट है मुख्य सतही तंत्रिकाओं पेरिफेरल नर्व में सूजन मोटापन हो और उसमें दर्द हो। अगला जो इसका लक्षण है, जब हमें लगे कि किसी व्यक्ति को कुष्ठ हो तो उस व्यक्ति का जो है स्किन स्मेयर लेकर के हम लोग माइक्रोस्कोप में जांच करवाते हैं जांच केंद्रों में। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री यदि दिखाई देता है तो हम उसके कुष्ठ रोग के चिन्ह या लक्षण या पुष्टि होती है तो उसको हम लोग उपचार करवाते हैं। कुष्ठ, इसके अलावा कुष्ठ का संदेह कब और करना चाहिए, तो इन सभी बिंदुओं का भी आप लोग ध्यान रखें ताकि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लक्षण दिख जाए तो आप लोग उनके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजिए। तो सबसे पहला है शरीर के किसी भाग में पसीना नहीं आता हो, सूखापन रहते हो, तो आप लोग उसको कुष्ठ संभावित मान सकते हैं। हाथ में चमड़ी पर भोजन पकाते या बीड़ी पीते समय बार बार फफूंदी उड़ जाते हैं। दर्द भरी गांठें के साथ बुखार व कभी कभी जोड़ों में दर्द रहता है। भौं के बाल कम हो जाएं या झड़ जाए, आँख के ऊपर जो भौं होते हैं उसका बाल कम हो जाता है या किसी के झड़ जाता है, तो भी उस व्यक्ति को हम लोग कुष्ठ संभावित मान सकते हैं। हाथ पैर में झुनझुनी, भोथरापन सा लगे, हाथ पैर में ताकत ना आता हो, झुनझुनी रहता हो, किसी सतही तंत्रिका के क्षेत्र में जलन होती हो, हाथ की छोटी उंगली में कमजोरी व झुकाव आ जाए, सभी उंगलियों की पकड़ कमज़ोर हो जाए, जैसे किसी वस्तु को हम लोग पकड़ रहे हैं तो ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी कुष्ठ के संभावित हो सकते हैं। हमारा जो पहुंचा है अचानक से झूल जाए, ऊपर ना उड़ता हो, पैर के तलवे हैं, पैर के जो नीचे तलवे रहते हैं वो घाव हो जाए और वो घाव भरता ना हो, तो ये भी एक कुष्ठ के लक्षण है। पाँव अचानक झूल जाए, लूलापन आ जाए, पंजा ऊपर ना उठता हो, तो ये सभी जो लक्षण हैं कुष्ठ के संभावित लक्षण हम लोग मान सकते हैं। तो अगला है आँखों के पलक बंद ना होते हों एवं आँखों में अधिक पानी निकलता हो, तो ये भी कुष्ठ के लक्षण है। प्रसव के बाद शरीर के दाग धब्बे में उभार होकर एकाएक चेहरे पर सूजन आ जाए, तो इन सभी लक्षण यदि हो तो हमें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और अपना जांच करवाना है। कुष्ठ के जांच के तरीके क्या हैं, तो हम शून्यपन की जांच कैसे करें, और ये हमारे जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे किसी दाग धब्बे वाले चिन्ह, दाग धब्बे जो चिन्ह हैं उसमें हम लोग पेन से टच करके उसको नंबर काउंट करवाते हैं या आंख बंद करवा के उसको हाथ रखने के लिए कहते हैं, उंगली रखने के लिए कहते हैं कि मैं अपना उसके जो शरीर के त्वचा में उस पेन को जहाँ जहाँ रखते हैं वहाँ उंगली रखने के लिए बोलते हैं या तो काउंट करने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जांच करने का ये तरीका हो गया है। अब कुष्ठ में अक्षमता व विकृति से क्या आशा है, तो तंत्रिकाओं में खराबी से अक्षमता व विकृति उत्पन्न होती है। इसके पूर्व हम अक्षमता के बचाव का अध्ययन करेंगे लेप्रा बेसिलस के प्रवेश के कारण। तो लेप्रा बेसिलस किस प्रकार से प्रवेश करता है। लेप्रा बेसिलस शरीर के प्रतिरोधक शक्ति के कारण 98% व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर भी नष्ट हो जाता है। केवल 2% व्यक्तियों को ही कुष्ठ प्रभावित करता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। अगला देखते हैं इसमें जो है क्या क्या कुष्ठ रोग में रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन है 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 रिएक्शन और टाइप 2 रिएक्शन। टाइप 1 रिएक्शन में क्या होता है,
तंत्रिकाओं में सूजन के कारण होता है। उपचार के मध्य या कभी कभी शरीर के प्रतिरोधकता शक्ति सेल मीडिएट इम्यूनिटी में घट बढ़ जाने से यह रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन होता है, जैसे कुष्ठ रोगी को उपचार के पहले भी हो सकता है, उपचार के दौरान भी हो सकता है और उपचार के बाद में भी हो सकता है। हमारे शरीर का जो दाग धब्बा है वो अचानक से कम हो जाना या अचानक से बढ़ जाना, तो ये टाइप 1 रिएक्शन कहलाता है। तंत्रिका के ऊपर दबाव पड़ता है, अधिकतर दर्द होता है। और टाइप 2 रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। एमबी प्रकार के कुछ पीड़ित व्यक्ति में टाइप 2 प्रकार की रिएक्शन होता है। इसमें जो गठाने हो जाता है, नोडुल्स, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उभरा हो जाता है, दर्द युक्त हो जाता है। तो ये टाइप 2 रिएक्शन खतरनाक होता है। तंत्रिका के कवच के अंदर जमा होते हैं। प्रत्येक प्रतिक्रिया में कुछ न कुछ तंत्रिका फाइबर नष्ट होते हैं। तंत्रिका कवच में धीरे धीरे जमाव के कारण कसाव उत्पन्न होता है, जिससे तंत्रिका फाइबरों को नुकसान होता है। तो ये 2 प्रकार के इसमें रिएक्शन हो गया, टाइप 1 और टाइप 2 रिएक्शन। इसके बारे में और भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे जो शरीर के कुष्ठ रोग में कौन कौन से तंत्रिका प्रभावित होते हैं, तो हमारे शरीर के जो है मुख्यतः 7 ही तंत्रिका प्रभावित होते हैं। तो तंत्रिकाएं क्या है इसके बारे में मैं बता दूं। तो कार्य संपादन के आधार पर तंत्रिकाओं को 3 श्रेणी में रखा गया है। एक होता है संवेदना तंत्रिका, सेंसरी नर्व, सूचनाएं संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये 3 पार्ट होता है तंत्रिका में। जैसे कोई हमें टच करता है तो हमको मस्तिष्क तक वो सूचना पहुंचता है, तो ये सेंसरी या संवेदना का काम करता है। दूसरा और क्या काम करता है, ये मोटर नर्व, मोटर ये इसी में होता है। इसका पार्ट एक तंत्रिका में कार्यशील तंत्रिका है। जैसे हमें किसी माध्यम से या किसी कारणवश कांटा यदि लग जाए या कोई वस्तु चुभ जाए तो संवेदना के माध्यम से दिमाग को पहुंचता है। दिमाग को पहुंचने के बाद से हम लोग तुरंत हाथ या पैर को वहां से हटाते हैं। तो ये जो हटाने वाला जो कार्य या रिएक्शन वाला कार्य, एक्शन के प्रति रिएक्शन वाला जो कार्य होता है मोटर नर्व के तहत होता है। तो मांसपेशियों के कार्य के लिए मस्तिष्क से आदेश लाकर उत्प्रेरणा देता है। और तीसरा जो होता है ऑटोनोमस नर्व, ये भी तंत्रिका में रहता है। ऑटोनोमस नर्व का क्या काम होता है, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाता है या कम हो जाता है, या अचानक से हमें वहाँ पर पसीना आता है, या किसी जानवर को देखकर हम अचानक डर जाते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाता है या पसीना ज़्यादा आने लगता है। तो ये किसके वजह से होता है, ऑटोनोमस नर्व की वजह से होते हैं। लेकिन ये जब तंत्रिका प्रभावित होने लगती है तो ये तीनों प्रकार की ये कार्य में बदलाव आता है या कमी हो जाता है, तो दाग धब्बे बनते हैं। तो यही कुष्ठ रोग के लक्षण के रूप में हमको परिलक्षित होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कौन कौन से इसमें नर्व प्रभावित होते हैं। तो हम सबसे पहले चेहरे पर देखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग में चेहरा है। तो चेहरे में सिर्फ 2 नर्व प्रभावित होते हैं। एक है फेशियल नर्व, दूसरा होता है ट्राइजेमिनल नर्व। इसको याद रखते जाना है, फेशियल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व। फेशियल नर्व का क्या काम है, फेशियल नर्व है जो आँख के पलक को ठीक से बंद करने का काम करता है। लेकिन जब कुष्ठ रोग में ये नर्व प्रभावित हो जाता है फेशियल नर्व, तो हमको पलक का झपकना में परेशानी होते हैं, हम ठीक से पलक बंद नहीं कर पाते हैं। तो ये फेशियल नर्व प्रभावित होने से पलक बंद करने में कठिनाई होती है। दूसरा है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व प्रभावित होने से हमारे जो आँख का कार्निया होता है उसमें शून्यपन आ जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व का कार्य है। तीसरा होता है, हम यदि चेहरे से नीचे उतरें तो हमारे हाथ होते हैं, तो हाथ में 3 नर्व पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर में रेडियल नर्व होता है। तो रेडियल नर्व प्रभावित होने से ये रेडियल नर्व हम कहाँ पर हम लोग टोटल सकते हैं। रेडियल नर्व है कोहनी के ऊपरी एवं कंधे के नीचे ह्यूमरस बोन होता है, उसी में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा डीप होता है ये नर्व। तो ये प्रभावित होने से हमारे जो कलाई है वो नीचे की तरफ झूल जाता है, इसी को रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। और ऊपर के जो भाग है वो पूरी तरह शून्यपन आ जाता है। तो ये रेडियल नर्व का जो है प्रभावित होने से ये रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। अगला जो है अल्नर नर्व। ये अल्नर नर्व कोहनी के भीतर हिस्से में 2 हड्डियों के बीच में रहता है। इसको टटोला जा सकता है, पॉम्पलेट किया जा सकता है।
तो ये नर्व यदि प्रभावित हो तो हमारा जो छोटी उंगली है, ये आप लोग चित्र में देख रहे हैं, छोटी उंगली का पूरा और जो ये रिंग फिंगर का आधा भाग, ये इसका जो चालन है ये अल्नर नर्व करता है। छोटी उंगली और रिंग फिंगर के आधा भाग का जो संचालन है ये अल्नर नर्व करता है। यदि अल्नर नर्व कुष्ठ रोग के जीवाणु की वजह से प्रभावित हो जाए तो ये उंगली जो है मुड़ना प्रारंभ हो जाता है। छोटी उंगली और ये रिंग फिंगर मुड़ना प्रारंभ हो जाता है और सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोग में यही अल्नर नर्व प्रभावित होता है। इसलिए हमको ध्यान देना है। व्यक्ति को नमस्ते करवा करके या हाथ की उंगलियों को सीधा करवा के देखना चाहिए कि उसका उंगली कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमको पहचान करना है। ठीक है, अगला जो है ये मीडियल नर्व है। मीडियल नर्व के प्रभावित होने से जो है हमारे जो बचते हैं जो 3.5 उंगली, अंगूठा से लेकर के रिंग फिंगर का आधा भाग तक का ये पूरा उंगली जो है मीडियल नर्व के से प्रभावित होता है। और हाथ का जो ये निचला भाग ये देख रहे हो वो पूरी तरह से शून्यपन हो जाता है। मीडियल नर्व को हम लोग कलाई के पास में हड्डी के 2 जोड़ के बीच में हम लोग पॉम्पलेट या टटोल सकते हैं। तो ये होता है मीडियल नर्व के प्रभावित होने से हमारी बाकी जो उंगली है वो कलाव होना या मुड़ना प्रारंभ हो जाती है। तो ये हम लोग देखें 5 नर्व के बारे में। क्या क्या नर्व? फेशियल, ट्राइजेमिनल, रेडियल, अल्नर और मीडियन। ये 5 नर्व हो गया। अब देखते हैं 2 नर्व और बचे हैं। वो 2 नर्व है पैर में पाए जाते हैं। एक है लेटरल पॉप्लिटियल, ये जो है घुटने के बाहरी हिस्से में थोड़ा सा नीचे की तरफ फेबुला नामक हड्डी के बीच में इसको हम लोग टटोल सकते हैं। और ये नर्व प्रभावित होने से फुट ड्रॉप होता है, हमारा पैर झूल जाता है। जैसे रेडियल नर्व प्रभावित होने से रिस्ट ड्रॉप हुआ था ना, हमारा हाथ कलाई झूल गया था, उसी प्रकार से लेटरल पॉप्लिटियल नर्व यदि प्रभावित हो जाए तो हमारा पैर झूल जाता है और चलने में परेशानी होते हैं। मनुष्य जो है व्यक्ति है घसीट के चलता है। तो ऐसे व्यक्ति आप देखें तो उसको पूछें, उसका हिस्ट्री पूछें कि ये किस वजह से आपका पैर झूल जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हमको कुष्ठ रोग के संभावित मानना है। अगला जो नर्व है 7वां और अंतिम नर्व है पोस्टेरियर टिबियल नर्व। इसका जो हम लोग कहाँ पर पहचान सकते हैं, टटोल सकते हैं? टखने के अंदर की तरफ बड़ी हड्डी जिसे मीडियल मलियोलस कहते हैं, ये तिरछा एड़ी की तरफ अनुभव किया जा सकता है। और ये नर्व प्रभावित होता है तो हमारे जो पैर के नीचे भाग में है पूरी तरह से शून्यपन होता है और अंगुलियों का टेढ़ा हो जाता है। तो ये इसी वजह से आग वगैरह जलने से या कांटा लगने से या पुराने घाव हो जाने से कभी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा पोस्टीरियर टिबियल नर्व खराब हो गया रहता है। तो गंभीर यहाँ पर संक्रमण या घाव हो सकता है जो नहीं भरता हो। तो ऐसे व्यक्ति को भी कुष्ठ का संभावित मानते हुए हमको इलाज करवाना है। अब देखते हैं कि ग्रेडिंग, किन किन ग्रेडिंग में इसको बांटा गया है। और ये स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रेडिंग हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारा मात्र 3 ही भागों में 7 नर्व प्रभावित करते हैं, आँख में और हाथ में और पैर में। तो इसका ग्रेडिंग कैसे निकालते हैं? तो हाथ, पैर व आँख से संबंधित तंत्रिकाएं प्रभावित होती है तो इसका ग्रेडिंग है हाथ एवं पैर में ग्रेडिंग। ग्रेड 0, ग्रेड 0 कब माना जाते हैं? जैसे कि हमारा प्रभावित भाग शून्यपन नहीं है, कोई दिख पड़ने वाली विरूपता नहीं है, कोई अक्षमता नहीं है, तो हम इसको 0 ग्रेड में मानते हैं। शून्यपन भी ना हो और दिखने में विरूपता ना हो या कुछ प्रभावित नहीं हुआ हो तो 0 ग्रेड मानते हैं। ग्रेड 1 कब मानते हैं? जैसे कोई भाग, हाथ या पैर का कोई भाग शून्यपन पाया जाता है किंतु विकृति नहीं हो, तब हम उसको ग्रेड 2 मानते हैं। ग्रेड 1 मानते हैं। ग्रेड 1 कब मानते हैं? शून्यपन पाया जा रहा हो और कोई विरूपता ना हो या कोई विकृति ना हो या विकलांग ना हो, तब हम उनका ग्रेड 1 श्रेणी में रखते हैं। और ग्रेड 2 कब मानते हैं? ग्रेड 2 जब उसमें अंगों में विकृति हो, हाथ या पैर में विकृति हो, तो हम उसको ग्रेड 2 में मानते हैं। तो आँखों में ग्रेडिंग केवल 0 और 1 होता है, इसमें 2 नहीं होता। ग्रेड 0 होता है कुष्ठ के कारण कोई समस्या ना हो, दृष्टि का कोई सबूत ना हो, तो 0 ग्रेड में रखते हैं। और ग्रेड 1 कब रखते हैं? कुष्ठ के कारण नेत्र समस्या का हो किंतु दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित ना हो, तो हम उसको ग्रेड 1 में रखते हैं। तो ये ग्रेडिंग हो गया। तो ये 3 ग्रेडिंग होता है 0, 1, 2।
अब देखते हैं EHF स्कोर। EHF इसका फुल फॉर्म है, E से आई, H से हैंड और F से फूड, आई हैंड फुट। ये टोटल 12 स्कोर होते हैं। आँखों में 4, हाथ में 4 और पैर में 4। तो ये एक एक आँख में, एक आँख में 2, दूसरा आँख में 2, टोटल 4, एक हाथ में 2, दूसरे में 2। तो ये इस प्रकार से टोटल 12 स्कोर होते हैं। तो हमारे इस 12 में से कितने भाग प्रभावित हुए हैं, इसी के आधार से स्कोर निकालते हैं। जैसे दायां साइड से स्कोर करें तो आँख का 2 और हाथ का 2। जैसे दायां भाग का हम लोग देखें किसी व्यक्ति का, सिर्फ दायां भाग का है तो आँख का 2, हाथ का 2 और पैर का 2। तो इस प्रकार से एक साइड 6 हो गया और दूसरे साइड भी 6, तो टोटल 12 स्कोर। बाएं साइड से भी आँख 2, हाथ का 2 या पैर का 2, इस प्रकार से बाएं साइड का भी कुल स्कोर 6 हुआ। तो ये EHF स्कोर 0/12। ये किसी का कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है तो 0/12, या किसी का कुछ भाग प्रभावित है, जैसे सिर्फ आँख ही प्रभावित हुआ है तो 2/12, एक आँख प्रभावित है 2/12, दोनों आँख प्रभावित 4/12। तो इस प्रकार से स्कोर हम लोग देख सकते हैं। आगे भी दिया है ये, अर्थात इन आँख, हाथ व पैर में जहाँ विकृति होगी वहाँ पर कुल 0/12 के आगे स्कोर जुड़ता जाएगा। जैसे कि अगर एक दाएं आँख में विकृति है तो EHF स्कोर होगा 2/12। तो ये सिंपल है, आप समझ रहे होंगे। आँख, हाथ व पैर में दोनों साइड मिलाकर 6 अंगों में से प्रत्येक के लिए 2 अंक का स्कोर जुड़ता जाता है, और ये दोनों साइड के 12 हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कुष्ठ रोग में विशेष रूप से तंत्रिकाओं पर असर होता है, जिसमें शून्यपन आ जाती है और उनमें दर्द हो सकता है और नुकसान भी होता है। इसमें कुछ अंगों में झुनझुनी भी लगती है और शून्यपन होने पर इन अंगों पर स्पर्श, चुभन, दबाव व ठंड गर्म मालूम नहीं पड़ता है। तो हमारा जो है शरीर का है अंग कुष्ठ से प्रभावित होते हैं और तंत्रिका में हुए नुकसान से संबंधित अंगों में शून्यपन आ जाता है, पसीना कम आ जाता है, बाल झड़ जाता है, हाथ पैरों में लूलापन या कमजोरी आ जाती है। तो इसलिए हमको लापरवाही बरतने पर कमज़ोर उंगलियां, मांसपेशियां सूख जाती है, उनमें कड़ापन आ सकता है और बार बार घाव बन सकते हैं, जिससे उंगलियां घुलकर छोटी हो सकती है। तो ये कुष्ठ में ये असर हमको देखने को मिल सकता है। आइए हम कुष्ठ रोग की जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में एक बार पुनः विस्तार से चर्चा करते हैं कि कुष्ठ रोग में जो 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, टाइप 1 रिएक्शन और टाइप 2 रिएक्शन, ये किस किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो है अंतर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या क्या अंतर हो सकता है। टाइप 1 रिएक्शन में बुखार थोड़ा कम आता है या नहीं आता है, और टाइप 2 रिएक्शन में जो है बहुत ज़्यादा बुखार आता है, क्योंकि इसमें गठाने जो बड़ी बड़ी हो जाती है और तेज़ बुखार व मांसपेशियों में दर्द होता है। अभी इसके बारे में देखते हैं। टाइप 1 रिएक्शन में कहा जाता है कि दागों में एकाएक लालिमा सूजे हुए सतह से उठे हुए दिखते हैं, तंत्रिका में दर्द हो सकता है, कम दर्द विहीन साइलेंट न्यूराइटिस भी हो सकता है। और टाइप 2 रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा खतरनाक होता है, दर्द युक्त होता है, लालिमा लिए अनेक बहुत नर्म गठाने फसल सकती है। कुछ दिनों में यह समाप्त होते हैं, पर पुनः नए गठानों की फसल निकल सकती है। नई निकली गठानों में धीरे धीरे रंग परिवर्तन भी हो सकता है। अब अवधि के आधार पर देखते हैं, समय के आधार पर। तो टाइप 1 रिएक्शन जो है कुछ सप्ताह से कुछ महीने तक होता है, लेकिन टाइप 2 रिएक्शन जो होता है वो जो होता है बहुत लंबे समय तक रहते हैं, दाने गठाने के रूप में रुक रुक कर निकलती हैं। तो तंत्रिका पर प्रभाव जो है ये टाइप 1 रिएक्शन में कम होता है और टाइप 2 रिएक्शन में टाइप 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। शारीरिक क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, टाइप 1 रिएक्शन में कुछ भी ज़्यादा शारीरिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन टाइप 2 रिएक्शन थोड़ा खतरनाक होने की वजह से जोड़ों में सूजन आ जाता है, गूदे में सूजन आ जाता है, लिम्फ ग्लैंड में प्रभाव हो जाता है। और होने के कारण क्या है टाइप 1 रिएक्शन के, तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी का घटना या बढ़ना, हमारे जो शरीर का जो है इम्यूनिटी पावर या सेल मीडिएट इम्यूनिटी है घट बढ़ जाने से ये टाइप 1 रिएक्शन होता है। और टाइप 2 रिएक्शन कैसे क्यों होता है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स प्रोटीनियस तत्व एवं टॉक्सिन के उपलब्धता के कारण तंत्रिका कवच के अंदर जमा होने से
टाइप 2 रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है कुष्ठ रोग में, इस रिएक्शन को किस प्रकार से दूर करते हैं? तो रिएक्शन को दूर करने के लिए प्रेडनिसोलोन टेबलेट का टेपिंग डोज अर्थात पहले अधिक मात्रा देते हुए उस मात्रा को धीरे धीरे कम करना टेपिंग डोज कहलाता है। तो प्रेडनिसोलोन का उपचार जो पद्धति है 40 मिलीग्राम प्रतिदिन नाश्ते के बाद चालू करते हैं। अब ये 15-15 दिन या 2-2 सप्ताह तक 40 mg देते हैं। तो ये 40 mg 2 सप्ताह तक देने के बाद उसके बाद 30 mg करते हैं। ये फिर 14 दिन देते हैं 2 सप्ताह तक। 30 mg के बाद 20 mg, तो 40 फिर 30 10 mg कम करते जाते हैं। 40 के बाद 30 mg, 30 mg के बाद 20 mg, 20 के बाद 5 mg, 5 घटा करके 15 mg देते हैं और फिर उसके बाद 5 mg घटा करके 10 mg, ये 2-2 सप्ताह तक देते हैं। तो ये देखिए, ये 15 दिन, ये 15 दिन, 1 महीना और ये 2 महीना, तो 3 महीने तक का इसका उपचार देते हैं ताकि हमको रिएक्शन में कमी आए। तो ये प्रेडनिसोलोन का उपचार देते हैं। ये एक प्रकार का स्टेरॉइड टेबलेट है। अब इसका परहेज क्या है? इन गोलियों के साथ नमक ना लें, दूध के साथ गोलियां लेना लाभप्रद नहीं है। रोगी की हालत में सुधार का रिकॉर्ड हर 15 दिन में रखें और प्रेडनिसोलोन से होने वाले नुकसान पर भी नज़र रखें, जैसे गैस्ट्राइटिस, ब्लड प्रेशर, तो इस मधुमेह, डायबिटीज़, लंबी खांसी, इसके बारे में हमको नज़र रखना चाहिए ताकि हम रोगी का सही देखभाल कर सकें। यदि लाभ ना हो रहा हो प्रेडनिसोलोन टेबलेट से तो इसे तुरंत बंद ना करें, धीरे धीरे उपरोक्त नियतानुसार खुराक कम करते हुए बंद करें, जिससे एड्रिनल ग्रंथि में नुकसान ना हो। अचानक से बंद करने से एड्रिनल ग्रंथि में नुकसान हो जाता है। अब तंत्रिका की हानि की जांच कैसे करें? त्वचा में सूखापन, बालों में कमी, घाव के निशान, ये सब होता है। तो इसका हमको तंत्रिका को छू कर टटोल कर जाँच करने, उसमें मोटापन, दर्द है तो इसका जांच हम लोग कर सकते हैं, इसका छू करके, टटोल करके। अब है कुष्ठ का कितने प्रकार होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कुष्ठ है इसे ये 2 प्रकारों में बांटा गया है। ये उपचार की अवधि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। चमड़ी पर यदि दाग 1 से 5 दाग हो तो उसको पीबी या पॉसी बेसिलरी या अल्प जीवाणु जनित, हिंदी में इसी को अल्प जीवाणु जनित रोग बोलते हैं। 1 से 5 दाग हो और 1 नार्व प्रभावित होता हो तो उसको पॉसी बेसिलरी कहते हैं। या 6 या 6 से अधिक दाग या 1 से अधिक नार्व प्रभावित होता हो तो इसको मल्टी बेसिलरी या अतिजीवाणु जनित कुष्ठ रोग कहते हैं। स्किन स्पेयर देखते हैं तो सभी साइट में नेगेटिव होता है। जब रस्सी त्वचा का जांच कराते हैं तो माइक्रोस्कोप में नेगेटिव आता है, लेकिन एमबी पेशेंट का कोई भी साइड से अधिक साइड से पॉजिटिव होता है, तो ये एमबी पेशेंट में रखते हैं। तो जीवाणु का प्रभाव के आधार पर हम देखें तो जिन व्यक्तियों को शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तो है किंतु पर्याप्त नहीं है, तो ये इसके आधार पे विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग पॉसी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी यही आप लोग समझ जाना कि जिसके शरीर में 1 से 5 दाग हो और एक तंत्रिका प्रभावित हो रही है तो उसको पॉसी बेसिलरी या पीबी में रखते हैं और इसका इलाज 6 माह तक होता है। और एमबी में 6 माह से लेकर के 6 माह से बोलता हूँ 6 या 6 से अधिक दाग और 1 या 1 से अधिक नर्व प्रभावित होता है तो उसको मल्टी बेसिलरी में रखते हैं। इसका उपचार जो होता है ये 1 साल तक का रहता है। अब देखते हैं इसका जो है डोज के बारे में। पीबी टाइप एमडीटी का डोज 6 से 9 माह, अधिकतम 9 माह तक हम इसको खिला सकते हैं। और एमबी टाइप या मल्टी बेसिलरी कुष्ठ रोगी जो होता है उसका 12 माह से अधिकतम 18 माह तक के अंदर उसका इलाज हो जाना चाहिए। तो इसका बहुऔषधि उपचार एमडीटी के माध्यम से उपचार करते हैं, क्योंकि यह रोग की संक्रामकता पर थोड़े समय में प्रभावी नियंत्रण कर सकता है। उपचार की अवधि में कमी हो जाती है और कुष्ठ रोग निश्चित ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए एमडीटी के ऊपर हमको विश्वास करना है। डेप्सोन से होने वाला दवा प्रतिरोध ड्रग रेसिस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें अलग से और रिफाम्पिसिन साथ ही क्लोरफाजमिन ऐड रहता है। कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति का उपचार
नियमितता के लिए अधिक सहयोग मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में उपचार न लेने से विकृतियाँ आने की संभावना नहीं रहती है। उपचार लेने से विकृतियाँ नहीं आती। यदि हम लोग लेट कर दिए कुष्ठ रोगी को ढूंढने में, इसके इलाज में, तो उनमें विकृति आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं, ये आप देख सकते हैं MDT जो है इलाज के लिए जो टेबलेट रिफाम्पिसिन, और ये है डेप्सोन, ये PB के लिए है। जो एडल्ट व्यक्ति के लिए ये है। एडल्ट व्यक्ति में क्या दिया जाता है, 300 और 300 mg का 2 सुपरविजन डोज। ये जो पहले दिन खाने का रहता है, इतने भाग को पहले दिन पेशेंट खाता है, जिसको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के देखरेख में खिलाया जाता है। इसको सुपरविजन डोज भी बोलते हैं। तो इसमें 300 mg और 300 mg 2 टेबलेट रहता है रिफाम्पिसिन का। एडल्ट डोज है या 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को खिलाया जाता है। और 100 mg का रहता है डेप्सोन रहता है। तो 600 mg रिफाम्पिसिन और 100 mg डेप्सोन को एक दिन में खाता है। तो ये इसको सुपरविजन डोज बोलते हैं। उसके बाद अगले 28 दिन तक के लिए जो होता है वो रेगुलर डेली डोज होता है, डेप्सोन का होता है। ये एडल्ट डोज हो गया। और चाइल्ड डोज जैसे 14 वर्ष से कम है, 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति के लिए है। ये छोटा वाला जो है ये चाइल्ड डोज, इसमें 300 mg का ये रहता है और 150 mg का ये वाला रिफाम्पिसिन। MB पेशेंट में या मल्टी बेसिलरी कुष्ठ रोगी पेशेंट में जो है ये 300 और ये 600 mg का रिफाम्पिसिन, और ये 100 mg टोटल 300 mg क्लोफाजमिन का टेबलेट है, और 100 mg डेप्सोन ये डेली ग्रहण करता है। मतलब डेली नहीं, एक दिन सुपरविजन डोज इतने भाग को ये अलग से दिया रहता है। तो ये सुपरविजन डोज में 600 mg रिफाम्पिसिन और ये 300 mg क्लोफाजमिन और 100 mg का डेप्सोन, ये एडल्ट डोज है, ये ग्रहण करता है। और दूसरे दिन से 100 mg प्रतिदिन डेप्सोन और 50 mg क्लोफाजमिन प्रतिदिन 28 दिन तक के ग्रहण करता है। 28 दिन के बाद फिर से यही टेबलेट रूटीन चलता रहता है। इस प्रकार से ये 12 माह से लेकर या बीच में बंद करे तो 18 माह तक की अवधि तक ये दवाई सेवन कर सकता है। अब इसी में देखते हैं ये जो चाइल्ड डोज है 6 से 14 वर्ष तक के लिए है। इसमें जो रहता है ये रिफाम्पिसिन का 450 mg, 300 mg और 150 mg का 2 कैप्सूल रहता है। ये देखिए 2 कैप्सूल है। और जो रहता है ये क्लोफाजमिन इसमें रहता है, और डेली डोज के लिए डेप्सोन इसमें रहता है। शुरुआती तौर में 450 mg रिफाम्पिसिन, और उसके बाद ये 3 टेबलेट जो है क्लोफाजमिन का और 1 टेबलेट डेप्सोन का रहता है। इसका मैं मात्रा आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने मात्रा रहता है। ये MB के लिए है 450 mg और 50 mg डेप्सोन रहता है, और इसमें 150 mg क्लोफाजमिन सुपरविजन डोज में अगले दिन से प्रतिदिन 50 mg डेप्सोन और 50 mg क्लोफाजमिन को एक दिन छोड़कर ग्रहण करना था। डेली डोज डेप्सोन का और 50 mg जो है क्लोफाजमिन एक दिन छोड़ करके लेना रहता है। तो ये हो गया डोज। अभी हम लोग चर्चा करते हैं वर्तमान में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के लक्ष्य एवं उसके लिए भारत सरकार ने क्या रणनीति अपनाई हैं। तो लक्ष्य क्या है, सन 2019 तक भारत से कुष्ठ रोग मिटाना है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसको जल्द से जल्द हमको ख़त्म करना है। 2023 भी ख़त्म होने वाला है, 2024 या 2025 तक हमको केसेस में कमी लाना है। हमारा लक्ष्य है MB केस ना मिले, विकृति वाले केस ना मिले, उन्मूलन करना, यानी समुदाय में 10,000 की जनसंख्या में एक कुष्ठ रोगी पाए जाने की स्थिति तक का लाना है। 10,000 की जनसंख्या में मात्र एक या एक से
कम कुष्ठ रोगी मिले, ये हमको प्रयास करना है। साथ ही एमबी कुष्ठ रोगी ना मिले और विकृति वाले रोगी नहीं मिले। तो ये हमारे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का लक्ष्य है। इसके लिए बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया है, जैसे LCDC, आप लोग एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मितान कर रहे हैं। LCDC मतलब लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन, ये हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है। साथ ही FLC फोकस्ड लेप्रोसी कैंपेन भी चलाया गया। उसके बाद स्पेशल प्लान फॉर केस डिटेक्शन इन हार्ड टू रीच एरियाज, जो हार्ड रिच एरिया है, कठिन दुर्गम कठिन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में स्पेशल प्लान करके कुष्ठ रोग को खोजा जा रहा है। तो आशा बेस्ड सर्विलेंस फॉर लेप्रोसी सस्पेक्टेड AB एप्सूल्स, इसको बोलते हैं आशा बेस्ड सर्विलेंस फॉर लेप्रोसी सस्पेक्टेड, ये भी अभियान है। और है स्लेक स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन इम्प्लीमेंटेशन, इसका इंडिया में ये भी चलाया गया है कुष्ठ रोग के दर को कम करने के लिए। कुष्ठ रोग के संक्रमण से बचाव हम कैसे करते हैं? कुष्ठ रोग के संक्रमण का बचाव करने के लिए PP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जिस घर में पेशेंट रहता है उसके घर के सदस्यों को सिंगल डोज रिफाम्पिसिन का खिलाना है। SDR सिंगल डोज रिफाम्पिसिन, ये 10 mg प्रति kg बॉडी वेट के अनुसार से खिलाया जाता है। अगला है इम्यूनो प्रोफिलैक्सिस यूजिंग वैक्सीन माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP, ये भी इसके माध्यम से प्रिवेलेंस के लिए हमारे पास ये 2 ही माध्यम हैं, PEP और सिंगल डोज रिफाम्पिसिन। अगला जो है कुष्ठ रोग के ये संबंध में हमको रिकॉर्ड रखा जाना है, उनके लिए पेशेंट कार्ड है। तो ULF1 4 प्रकार का है, ULF2, ULF1, ULF2, ULF3, ULF4, इस प्रकार से ULF1 है, ये पेशेंट कार्ड होता है। ULF2 जो होता है वो ट्रीटमेंट कार्ड, और ULF3 जो है मंथली स्टॉक के लिए होता है, और ULF4 रिपोर्टिंग के लिए होता है। इसमें असेसमेंट ऑफ डिसेबली नर्व फंक्शन के लिए भी अलग से P2 फॉर्म होता है। ये देखिए LF1 पेशेंट कार्ड, LF2 ट्रीटमेंट रजिस्टर फॉर न्यू केस, ये LF2 जो नया केस है, कभी पहले लेप्रोसी का दवाई नहीं खाया है, तो उसके लिए LF2 फॉर्म जो है उसको भरते हैं, ट्रीटमेंट रजिस्टर फॉर न्यू केस। और LF3 जो होता है MDT स्टॉक रजिस्टर, और LF4 जो होता है CSC PSC के लिए मंथली रिपोर्टिंग के लिए ये LF4 रजिस्टर्स होता है। ये देखिए कुछ आप लोगों को कुष्ठ के जो साइन सिम्टम दाग धब्बे मैं दिखाना चाहूँगा। ये दाग धब्बा है जिसमें शून्यपन लालिमा युक्त दाग धब्बा चेहरे के ऊपर में है। तो इस प्रकार के यदि पेशेंट मिलते हैं तो हमको उनको इलाज करवाना है। ये देखिए यहाँ पर बदरंग सा चमड़ी से अलग कलर का दाग, ये देखिए इस प्रकार के दाग है, कुष्ठ रोग के दाग हो सकते हैं, इसका जांच करके इलाज कराना है। ये तो रिएक्शंस हो गया, टाइप 2 रिएक्शंस मैं बता रहा था, बहुत सारे उभरे हुए घटाने हैं, तो कुष्ठ रोग में इस प्रकार के भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।